आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे माँ भारती के लाडले, भगवती शाकंभरी के लाडले, भगवान धन्वंतरि के अत्यंत ही कृपा पात्र चरक सुश्रुत और वाघ भट्ट इस पावन परंपरा में हमारे आदरणीय डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, उनसे हमको संवाद करने का एक सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इनके धैर्य को और इनकी निर्भयता को, आत्मविश्वास को देखकर ऐसा लगता है कि इनके अंदर कोई नरेंद्र बोल रहा है, स्वामी विवेकानंद बोल रहा है, कोई उपनिषद की वाणी इनके अंदर से अपने आप को प्रकट कर रही है। नव सृष्टि के मूल में जो एक वात्सल्य मानव इनके अंदर से प्रकट हो रहा है। इसलिए हम आदरणीय विश्वरूप से जानना चाहेंगे कि हमारे जो पारमार्थिक दर्शन, जो भारतीय संस्कृति की आत्मा है, सृष्टि की आत्मा है, उसका एक व्यावहारिक दर्शन, वह ज्ञान के हर एक क्षेत्र में दर्शन प्रदान करता है। वो चाहे शिक्षा का हो, चाहे उद्योग का हो, चाहे विज्ञान का हो, चाहे कला का हो, हमारे चिकित्सा दर्शन है। तो क्या वर्तमान सरकारी तंत्र भारतीय चिकित्सा दर्शन को और भारतीय चिकित्सा पद्धति को अपनाकर इस कोरोना महामारी, सो कॉल्ड कोरोना महामारी, जिसके लिए आप इतने आत्मविश्वास से इसके धज्जियां जैसे उड़ाते हैं, इसका भारतीय वर्तमान सरकार इसकी उपेक्षा क्यों कर रही है? भारतीय चिकित्सा दर्शन की, भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की, जिसके आप इसमें आहार को लेकर आप उसके विशेषज्ञ हैं और आपने हजारों लोगों को अनेक प्रकार की बीमारियों से और इस कोरोना महामारी नामक बीमारी से भी आपने उनको मुक्त किया है। तो मेरा पहली जिज्ञासा यह है कि हमारी भारतीय चिकित्सा दर्शन और भारतीय चिकित्सा पद्धति की ये वर्तमान सरकार उपेक्षा क्यों कर रही है? प्रणाम स्वामी जी। ये मेरे लिए बड़ी बात है कि आपसे मैं बातचीत कर पा रहा हूँ और आपके सवाल के अंदर भी कुछ ना कुछ जवाब छुपा है, वो मैं देख पा रहा हूँ। और आपका जो पहला सवाल है उस पर हम जाते हैं। जो पॉलिटिकल सिस्टम है भारत का या दुनिया का, किसी भी देश का, यूएस का, जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी है खास तौर पे, और उसमें कई सारे पार्टी होते हैं, जैसे भारत में कई सारे पार्टी हैं। किसी भी पार्टी को चलाने के लिए फंडिंग चाहिए, पैसा चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपके माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि फंडिंग आती है, जाहिर सी बात है, जितने सारे बिजनेस हाउसेज हैं या जितने सारे इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, चाहे वो स्टील सेक्टर हो, चाहे वो फार्मा सेक्टर हो, सारे सेक्टर मिला के जितना डोनेशन देते हैं उससे ज्यादा डोनेशन सिर्फ एक सेक्टर देता है, दैट इज फार्मा सेक्टर, ओनली वन सेक्टर। एक सेक्टर, फार्मा सेक्टर, जितना डोनेशन देता है पॉलिटिकल पार्टीज को, वो ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू बाकी सारे सेक्टर मिला के जितना डोनेशन देते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। भारत की बात करें या यूएस की बात करें, यूएस की बात करना आसान इसलिए क्योंकि वहां पे इस सब का लेखा जोखा रखा जाता है। भारत में लेखा जोखा नहीं रखा जाता, छुपा के रखा जाता है इसको। लेकिन सच तो यही है कि फार्मा या हेल्थ केयर सिस्टम इज नंबर 1 डोनर टू अ पॉलिटिकल पार्टी। और अब पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्टेंस में जिस की वजह से है, जिनकी डोनेशन की वजह से है, तो ये उनका कर्तव्य बन जाता है कि अगले 5 साल 10 साल जब तक भी वो रहे या 1 साल जब तक भी रहे, तो उनको एज ए रिटर्न गिफ्ट बदले में वो सारी बातें उनकी माननी पड़ती हैं जिनकी वजह से फार्मा कंपनी ने उनको सपोर्ट किया जब उनको पैसे की जरूरत थी। तो ये एक ओपन सीक्रेट है। इसके और गहराई में अगर आप किसी को भी जाना है तो एक वेबसाइट है opensecret.org। इस वेबसाइट में अगर आप जाएंगे तो कौन सी कंपनी, कौन सा सेक्टर, कितना डोनेशन कौन से वाले पार्टी को देता है, इसका ब्यौरा है। लेकिन ये ब्यौरा भारत का नहीं, यूएस का है। लेकिन यूएस में जो भी ब्यौरा, उससे आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि एक ही सेक्टर कितना, यानी कि फार्मा सेक्टर कितना ज्यादा डोनेशन देता है इन कंपैरिजन टू रेस्ट ऑफ द सेक्टर। एंड द सेम ट्रेंड गोज इन इंडिया। इंडिया में भी वो सिमिलर ही होगा, सेम ही होगा। तो अब आता है भारत की बात कि जो भारत की जो प्राचीन पद्धति है, आयुर्वेद बोले, नेचुरोपैथ बोले या योगा बोले, ये काफी है। मैं तो 15 साल से मैं इस फील्ड में हूँ। किसी भी बीमारी का इलाज बहुत फास्ट, परमानेंटली क्योर करना और बिना पैसे के, लगभग बिना पैसे के क्योर करना, ये पॉसिबल है। इसीलिए क्योर जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ, क्योर वर्ड पे कॉपीराइट है एलोपैथी मेडिसिन का। ये क्योर वर्ड कोई यूज ही नहीं कर सकता। अगर कोई यूज करेगा भारत में तो वो अपराध है और उसके लिए जेल हो सकता है या होता भी रहता है। तो क्योर वर्ड पे उन्होंने कॉपीराइट कर लिया। भारत में भी ड्रग एंड मैजिक एक्ट लगा दिया कि कोई क्योर, अगर मैं बोलता हूँ मैं डायबिटीज क्योर कर सकता हूँ तो मैं जेल जा सकता हूँ। मेरे पास कई सारे ऐसे मेरे ऊपर केस भी दर्ज हो चुके हैं, लेकिन अभी आपकी दया से उससे मैं बरी हो चुका हूँ। तो क्योर वर्ड यूज नहीं कर सकते क्योंकि आयुर्वेद है या फिर नेचुरोपैथी है, इससे सारी बीमारियों का क्योर होता है और हर बार होता है और बड़ी आसानी से होता है। तो जब कोरोना के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, जब कोरोना आया, खासतौर पे मार्च महीने में कोरोना का ज्यादा हाहाकार टीवी में दिखा कि इतने कोरोना केसेस बढ़ गए या अब लॉकडाउन लगने वाला है या मॉल बंद कर दिए गए। उस वक्त एक और काम हुआ जिसपे आपकी नजर पड़ी या नहीं पड़ी। जितने सारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स थे देश में, जितने सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर थे देश में,
जितने सारे आयुर्वेदिक केमिस्ट थे, केमिस्ट मतलब जो फार्मास्यूटिकल जो दुकानें हैं लेकिन आयुर्वेदिक वाले, उन सबको फोर्सफुली, उन सबको ऑफिशियली उनको बंद करा दिया गया। जितने सारे मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल आयुर्वेद या नेचुरोपैथ के थे, गवर्नमेंट के या गवर्नमेंट एफिलिएटेड, उन सबको बंद करा दिया गया कि आप बंद हो जाओ, और उनके डॉक्टर्स को छुट्टी दे दी गई। और उनको यहाँ तक भी अनुमति नहीं थी कि वो किसी कोरोना पेशेंट को ठीक करने की बात तो दूर, कोरोना पेशेंट के आसपास भी भटके, मतलब दूर से भी कोरोना पेशेंट देखने भी नहीं देंगे उनको, ठीक करने की बात दूर। तो ये डर था कि कहीं आयुर्वेद वाले ने देख लिया किसी कोरोना पेशेंट को या नेचुरोपैथी वाले ने देख लिया तो वो तो 2-3 दिन में ठीक कर देगा, भांडा फूट जाएगा। और ये पूरा मेंटेन किया गया जब तक लॉकडाउन खुला नहीं, और तब प्रोटेस्ट बहुत हुआ आयुर्वेदिक में, जोर बहुत हुआ। तो अब जाके पिछले 1 महीने में आयुर्वेदाचार्य को थोड़ा थोड़ा कोरोना पेशेंट देने लगे। जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है, सरिता विहार में है, आयुष मंत्रालय के अंडर। यहाँ मेरा लेक्चर था 15 जुलाई को, और जब मैं लेक्चर देने गया तब मुझे पता चला कि वहाँ कोविड सेंटर शुरू किया गया है और उसमें इलाज आयुर्वेदिक से होता है। और उसका ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, तब से लेकर अभी तक एक भी मौत नहीं हुई वहाँ पे आयुर्वेद से इलाज हुआ। और अक्सर लोग 7 दिन से लेकर 10 दिन के अंदर घर वापस भी चले जाते हैं, एक भी मौत नहीं हुई ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर ये मौका जो अभी दिया जा रहा है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा को या आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को, ये मौका अगर जनवरी महीने में दी जाती, फरवरी महीने में दी जाती, तो उसी वक्त भांडा फूट जाता। और अभी मौका तो दे दिया है, लेकिन मेरी उनके डायरेक्टर वगैरह से बात हुई तो उनको ये इजाजत नहीं है कि वो, उनका जो सक्सेस हुआ है, उनको लोग एक भी मरे नहीं है, इस चीज का प्रचार करने की इजाजत उनको नहीं है कि वो ठीक तो कर रहे हैं, क्योंकि उन पे प्रेशर है कि आयुर्वेदिक डॉक्टर को मौका क्यों नहीं मिल रहा। तो गवर्नमेंट ने मजबूरी में उनको मौका दिया थोड़े थोड़े पेशेंट करके। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इट इज कंट्रोल्ड बाय द फंडर्स जो डोनेशन देते हैं, जो कि फार्मास्यूटिकल लॉबी है। और वो लॉबी जो बोलेगी वो वही मानना पड़ेगा। और वो लॉबी का मन ये था, या वो चाहती है कि आयुर्वेदिक सिस्टम, नेचुरोपैथी सिस्टम ये बिल्कुल ही बंद हो जाए। इसीलिए अभी लॉकडाउन से पहले, इवन कोरोना आने से भी पहले, दिसंबर की बात कर रहा हूँ, एक नया सिस्टम आया कि नेचुरोपैथी को फंडिंग जो थोड़ी बहुत होती थी चींटी के बराबर, वो फंडिंग भी नेचुरोपैथी की बंद कर दी गई। कोरोना आने से जस्ट पहले नेचुरोपैथी जो कि आयुष में आता है, आयुष का मतलब ये आयुष का एक पार्ट नेचुरोपैथी भी है, तो उसमें जो नेचुरोपैथी वाला जो सेक्शन है, जो 5 साल की डिग्री प्रोग्राम है, जो पूरे भारत में 25 मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनकी जो फंडिंग है वो सब ड्रास्टिकली कम कर दी है, नियर क्लोज कर दिया गया। तो कोरोना आने से पहले, जस्ट पहले। तो अगर आप अब कनेक्ट करते हैं तो आपको समझ आएगी बात कि किस तरह से नेचुरोपैथी के डॉक्टर्स को, आयुर्वेद के डॉक्टर्स को रोकने की पहले षड्यंत्र किया गया और फिर कोरोना को लॉन्च किया गया, क्योंकि कोरोना लॉन्च करने से पहले उन सबको रोक दो जो इनको ठीक कर सकते हैं। तो ये सारा एक खेल है जो हमने बड़े क्लोजली देखा, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, या जो लोग मेडिकल कॉलेज चलाते हैं नेचुरोपैथी के। इनफैक्ट भोपाल में मेडिकल कॉलेज आयुर्वेदिक नेचुरोपैथी का, जहाँ पे मैं रिसर्च सलाहकार भी हूँ, तो इसीलिए मुझे थोड़ी गहराई से सारी बातें पता है। तो ये कारण है। तो आपके सवाल का एक लाइन में जवाब, कारण ये कि कहीं ऐसा ना हो कि इनके हाथ में कोई कोरोना पेशेंट लग जाए और ये उनको ठीक करते चले जाए और भांडा फूट जाए कि कोरोना कोई बीमारी नहीं है, वो तो सिंपल जुकाम है। ये सामने, इस चीज को छुपाने के लिए मौका नहीं दिया गया, और अभी दिया जा रहा है तो बड़े दबे पांव मौका दिया जा रहा है, ताकि किसी को पता ना चले कि मौका मिल रहा है। समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत आभार है। आपने थोड़ा संकेत दिया है कि बाहर का दबाव है। तो मेरा ये प्रश्न है, क्या कोरोना के संदर्भ में भारतीय नेतृत्व WHO या अन्य किसी विदेशी शक्तियों के दबाव में या निर्देशन में काम कर रहा है? और अगर है तो उसके प्रमाण सहित इसको उजागर क्यों नहीं किया जा रहा? हाँ, साफ सी बात है। ये जो WHO है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, इसका ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखें, आपको समझने के लिए 2 बातें समझनी होगी, बस सारा खेल सामने आपको वैसे दिखेगा। 2 ही उदाहरण दूंगा मैं, 1-1 मिनट का। पहला उदाहरण 2009 में, याद कीजिए आज से 11 साल पहले H1N1 आया था, तब भी अधिकतर लोग मुंह में मास्क लगा के घूमते थे, मॉल में मास्क लगा के पाए जाते थे। 2009 के फोटोग्राफ देखिए, गूगल में जाके आपको दिखेंगे, भारतीय लगभग मास्क, हालांकि नहीं लगाएंगे तो कोई फाइन नहीं था। तो तब भी माहौल लगभग यहाँ तक पहुंच गया था, लेकिन तब मीडिया उतना कंट्रोल नहीं कर पाए और सोशल मीडिया के थ्रू डर का माहौल उतना बना नहीं पाए। और 1 साल के अंदर 2010 में PACE, पार्लियामेंट्री असेंबली काउंसिल ऑफ यूरोप, उन्होंने WHO का भांडा फोड़ दिया। वो भांडा भी इसलिए फोड़ दिया कि WHO के अंदर बहुत सारे डायरेक्टर होते हैं, तो उनमें से एक डायरेक्टर जो था वो ऑनेस्ट था, उस डायरेक्टर ने खुद ही WHO का भांडा फोड़ दिया, जिससे ये पर्दाफाश हो गया। और उसके बाद जो अभी माहौल है, ये माहौल बनते बनते रह गया 2009 में। तो ये तो एक बात। दूसरी बात, अब भारत की बात करते हैं। मैं आपको सटीक एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि आपने कुछ स्पेसिफिक आंसर चाहा है। क्योंकि 2011 में WHO ने घोषित किया भारत में कि भारत पोलियो फ्री हो चुका है, पोलियो अब भारत में नहीं, ऐसा बोला। कारण ये
कि उसका उसका रीजन ये दिया डब्ल्यूएचओ ने कि भारत में पल्स पोलियो मतलब मुंह से जो पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिया जाता है, ये अब 100% बच्चों में दिया जाता है, इसलिए पोलियो फ्री भारत को घोषित कर दिया गया 2011 में। 2011 के बाद पोलियो अब भारत में नहीं है। तो ये एक बड़ी बात थी भारत के लिए, दुनिया के लेवल पे दिखाने के लिए। लेकिन असलियत क्या है? असलियत ये है कि इस सब के पीछे, मुहिम के पीछे उस वक्त जो थे वो थे हर्षवर्धन। उस वक्त 2011 में ये सबको जो पल्स पोलियो को पूरे कैंपेन को देख रहे थे, हर्षवर्धन जी देख रहे थे उस वक्त 2011 में, और उनके नेतृत्व में हो रहा था। और सच्चाई ये है, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स हैं, और मैंने अपनी इस बुक में भी डाला, इसका मैं आपको लिंक दे दूंगा, फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं, एविडेंस सारे डाले हैं कि 2011 से लेके अभी तक हर साल 50,000 ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पोलियो हो जाता है। पोलियो वैक्सीन के खाने से, पोलियो वैक्सीन की वजह से पोलियो होता है। लेकिन डब्ल्यूएचओ तो ऐलान कर चुकी है कि 0 पोलियो है भारत में। तो ऐसे बच्चों को एक नया नाम दे दिया गया, वो नया नाम है NPAFP, नॉन पोलियो एक्यूट फ्लेसिक पैरालिसिस। एक नई बीमारी का नाम बता दिया कि ऐसे बच्चों को पोलियो ना बोल के ये बोलेंगे ये तो एक नई बीमारी है, पोलियो 0 है लेकिन पैरालिसिस हो गया है, ये किसी और कारण से हो गया है, ऐसे ग्रुपिंग कर दी गई है। तो यानी कि वो लोग अगर पल्स पोलियो नहीं लेते तो वो पैरालिसिस नहीं होता। हर साल 50,000 नए तो पोलियोग्रस्त लोग, बच्चे, जस्ट पोलियो वैक्सीन लेने की वजह से। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि डब्ल्यूएचओ शुरू से ही रहा है कि जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है, लगभग सबसे बड़ा, जैसे भारत, इसमें बहुत बिजनेस है। 140 करोड़ लोग हैं इसमें। हर एक इंसान को या हर बच्चे को अगर एक वैक्सीन परमानेंटली मिलने लगे, जो कि तो कितना बड़ा व्यापार है, ये तो सोचने से भी मतलब इट इज सो मच। तो ऐसे में वो क्या करते हैं, 3-4 लोगों को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। जैसे मान लो हेल्थ मिनिस्टर कर लिया, इस केस में प्राइम मिनिस्टर कर लिया, 3-4 लोगों को जो पावर में है, और उनको क्या लालसा देते होंगे ये तो वही जानते हैं, ये इसकी खबर मुझे नहीं है, लेकिन उनके माध्यम सारा काम करा दिया। तो आज भी एविडेंस है, पूरे दुनिया में पल्स पोलियो बैन है, पूरे दुनिया में पल्स पोलियो बैन है, क्योंकि पल्स पोलियो से पोलियो होता है। यूएस में बैन है, यूके में बैन है, जर्मनी में बैन है, तो भारत में क्यों है? राइट। तो इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। इसका एक ही जवाब है, वो इसलिए है क्योंकि भारत में जबरदस्ती व्यापार किया जा रहा है बच्चों के ऊपर। तो लेकिन पोलियो का जो वैक्सीन है वो बच्चों को दिया जा सकता है, हम जैसे लोगों को नहीं देंगे, आप जैसे लोगों को नहीं देंगे। तो कोई एक नई चीज आनी चाहिए जो बड़े लोगों को भी दिया जा सके, जो 140 करोड़ लोग कवर हो जाए। तो इस उम्मीद, इस सोच से कोरोना का एक फाउंडेशन रखा गया है कि कोरोना के नाम पे हर, आप देखिएगा आज से 6 महीने बाद जैसे पल्स पोलियो ड्रॉप जाता है, हर बच्चे को जिंदगी के 2 बूंद बोल के 6 महीने बाद, अच्छा जिंदगी की 2 बूंद मैंने बोला, आपके दिमाग में एक चेहरा आ रहा होगा, जो चेहरा इस जिंदगी की 2 बूंद को प्रमोट करता है। मैं उसका नाम नहीं लूंगा बिकॉज उसका नाम आपके जहन में आ ही गया होगा। अब देखिए, जब ये वैक्सीन आएगा, उसको जो प्रमोट करेगा कोरोना का वैक्सीन, वो भी यही वाला इंसान होने वाला है, और ये वाला इंसान होगा, और उसकी इमेज भी कोरोना से जोड़ी जा रही है। और अब आपको क्लियर हो गया होगा मैं किस इंसान की बात कर रहा हूँ, राइट। अगर क्लियर हो रहा है तो आप लिख भी सकते हैं अपने कमेंट बॉक्स में। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि चीजों को जब अलग अलग देखते हैं तो वो एक पजल है, उन पजल के अलग अलग टुकड़ों को साथ में लगाएंगे तो वो कहानी आपको समझ आती है। तो कहानी सिर्फ एक है, उसका एक नाम दूंगा, एक ही वर्ड है, वो है व्यापार। व्यापार। अब जो हम इंसान नहीं है, हम एक कमोडिटी हो गए, हम व्यापार की एक वस्तु हो गए। जैसे लोग गाय भैंस का व्यापार करते हैं, वैसे हम एक वस्तु हैं, हमारा व्यापार चल रहा है। हम कोई फ्रीडम वाले उसमें नहीं है, किसी न किसी बहाने से डर का व्यापार चल रहा है। और डर का व्यापार चलाने वाले बहुत थोड़े लोग हैं, वो थोड़े ही लोग होते हैं, लेकिन उनको लालच होती है कि उनके पास पैसा आएगा, पैसे से वो अपने सत्ता में बने रहेंगे, और सत्ता में बने रहेंगे जो कि उनका प्राइम गोल है। तो ये बात तो क्लियर है। तो मैंने एग्जांपल दिया आपको पोलियो वैक्सीन के समय, जिसने इस वैक्सीन को इंडिया में लागू कराया, और अभी कोरोना वैक्सीन जो आने वाला है, इंडिया में जो लागू कराने वाला इंसान है, वो दोनों इंसान सेम है, राइट। तो आप इन कड़ियों को जोड़ेंगे तो आप पता चलेगा कि पिछले 10 साल से ऑलरेडी प्लानिंग चल रही है कि भारत की धरती में कुछ ऐसा हो जाए कि हर इंसान को कोई ऐसी चीज लगे, हेल्थी इंसान को, ताकि वो हमारा रेगुलर कस्टमर बन जाए। अब कोरोना के नाम पे कितना भी करोड़ों का बजट अगर एलोकेट कर देंगे, ना तो आप बोलेंगे ना हम बोलेंगे, कि हमें लगेगा कि भाई ये तो एलोकेट करना ही चाहिए। जबकि ये तो एक, मान लो हम बोलते हैं कि शेर आ गया तो शेर के सामने दिखेगा तो मारेंगे। अगर बोलते हैं भूत आ गया, भूत एक ऐसी चीज है जो दिखाई नहीं देगी। तो जो चीज दिखाई नहीं देती है उसके ऊपर आप कितना भी बजट एलोकेट कर सकते हैं। तो सारा जो खेल है ये इकोनॉमिक्स है, ये एक व्यापार है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे कम कुछ नहीं है। तो ये पैसे का खेल है, सत्ता का खेल है, और उसमें हम और आप सिर्फ एक मोहरा हैं, या फिर हम और आप टूल हैं, हम और आप कस्टमर्स हैं, या हम और आप वस्तु हैं जिसके माध्यम से व्यापार हो रहा है। तो ये सारा खेल है ब्रॉडली। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया 2 चीजों का, तीसरी चीज समझाने के लिए। एक मैंने पोलियो वैक्सीन का एग्जांपल दिया, एक मैंने H1N1 स्वाइन फ्लू 2009 वाला एग्जांपल दिया। इन दोनों की स्टोरी सुनेंगे तो आपको स्क्रिप्ट पता चल जाएगी, कोरोना वाली स्क्रिप्ट। जिस दिन जनवरी में कोरोना आया था यहाँ पे, उसी दिन मैंने वीडियो में बता दिया था, देखिएगा आने वाले दिनों में एक ही कारण से ये हो रहा है, वैक्सीन आएगा और हम सबको लगाया जाएगा, साल में कई बार।
एक बार नहीं कि साल में एक बार लगा लिए और एक साल की छुट्टी हर 3 महीने में 4 महीने में लगाया जाएगा। कितनी बार लगाया जाएगा, उनमें से कुछ लोग मारे जाएंगे। जब वो मारे जाएंगे तो वो ये नहीं बोलेंगे कोरोना की वैक्सीन से मर गए, एक और नई बीमारी का नाम गठन कर दिया जाएगा, नई बीमारी पैदा होगी, उसका इलाज आ जाएगा। तो यही सारा होने वाला है। तो मतलब जिस तरह से होता है कि स्लेवरी जिसे बोलते हैं, स्लेवरी राइट, गुलामी जिसे बोलते हैं, तो उसी दिशा में जाने से कहते हैं वर्चुअल गुलामी। आजकल सब कुछ वर्चुअल हो गया, ये जो लेक्चर चल रहा है ये भी वर्चुअल है, तो गुलामी भी वर्चुअल की। सामने बंदूक रख के नहीं कोई गुलामी करने वाला आपको, लेकिन दूर बैठा कोई हमें कंट्रोल कर रहा है, उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। सारे विश्व में कोई भी देश, क्या वहां पर कोई प्रज्ञावान व्यक्ति या उनका समूह या ऐसा कोई संगठन नहीं है? विश्व में कोई भी देश इसका विरोध क्यों नहीं कर रहा है? और मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आपके नेतृत्व में ये जो जनता पर जबरदस्ती होने वाली है या की जा रही है, इसका खुलकर विद्रोह या विरोध करना चाहिए। लीगली करें या सामूहिक संगठन को लेकर के करें। मैं इसके लिए अपने स्वयं को प्रस्तुत करता हूं और आपकी राय जानना चाहता हूं। क्या हम चुपचाप इस प्रकार भेड़ बन करके और मूर्ख बन करके और अपने जीवन को बिता दें? तो इसलिए आपकी इसके विषय में राय क्या है? हाँ, हमको विरोध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हाँ, पहली बात तो ये आपने भी यहाँ पे 2 सवाल पूछे हैं, तो उसको दोनों सवाल को उसी ऑर्डर में लेता हूँ मैं। पहला सवाल तो ये है जो मेरे दिमाग में भी काफी आता रहा है, अब थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है। सवाल ये कि अगर ये षड्यंत्र है जैसा कि आपको दिख ही रहा है, तो दुनिया में इतने सारे देश हैं, हर देश में जरूरी नहीं कि करप्ट लोग ही हों, कुछ देश में विद्वान लोग होंगे, कुछ देश में अच्छे लोग होंगे जो कि पावर में भी होंगे, तो वो लोग इसका अपोज क्यों नहीं कर रहे हैं? कोई भी अपोज करता हुआ किसी, कोई भी एक देश तो अपोज करे, ऐसा क्यों नहीं है? इसका जवाब मैं देता हूँ। पूरी दुनिया में ऐसे कम से कम मेरे हिसाब से 50 कंट्रीज हैं जो अपोज जिन्होंने किया है। उनमें से कम 20 देश ऐसे हैं, 20 या 25 देश ऐसे हैं जिन्होंने खुल के बोला है। अब मैं उनका नाम बताता हूँ आपको। जैसे तंजानिया जैसा छोटा देश है, उन्होंने तो WHO को बाहर निकाल दिया। मडागास्कर जैसा देश है, अफ्रीका के जितने सारे देश हैं उनमें अधिकतर देशों ने WHO को लात मार के निकाला, उनके जो PCR टेस्ट है उसको नहीं अपनाया। और वहां पे आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर आज आप तंजानिया जाना चाहेंगे तो वहाँ क्वारंटाइन नहीं है और वहाँ मास्क लगाने पे बैन है। अगर आप मास्क लगाएंगे तो आपको जेल में डाल देंगे, यहाँ तक है। तो ऐसे कई सारे देश हैं। जैसे स्वीडन है, उसने शुरू से ही इनकार कर दिया कि हम WHO की कोई बात नहीं मानेंगे। ताइवान है, जिसने शुरू से ही इनकार, वो तो मेंबर ही नहीं है WHO का, क्योंकि WHO एक फ्रॉड कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन से मेंबर ही नहीं, उसने मेंबरशिप हटा दी। तो ऐसे मैंने एक लिस्ट बनाई है सारे देशों की, वो मैं आपको मैंने अपने यूट्यूब वीडियो में भी डाला था कि कौन कौन से देश है जिन्होंने विरोध किया अपने अपने ढंग से। जैसे माडागास्कर का जो राष्ट्रपति है, मैं छोटी सी बात बताता हूँ कि राष्ट्रपति ने माडागास्कर का ओपनली बोला कि उन्होंने दवाई निकाल ली, तो WHO ने बोला कि आप अपनी कोरोना की दवाई में थोड़ा पॉइजन मिला दें, जहर मिला दें, तो बदले में मैं आपको $20 मिलियन दूंगा। ये बात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली और वो तंजानिया के अखबारों में आया। वो अखबार लेके मैंने अपने यूट्यूब में डाला, तो तंजानिया का जो इंडियन एम्बेसी है वहां से मेरे पास फोन आया मेरे ऑफिस में कि आपने ये जो वीडियो डाला है और अखबार डाला है तो ये हटा लीजिए। मैंने कहा ये अखबार की न्यूज गलत है क्या? उन्होंने कहा ये तो नहीं पता, लेकिन हमारे ऊपर प्रेशर है, आप ये न्यूज हटा लीजिए। हमने न्यूज हटाया नहीं, लेकिन यूट्यूब ने और फेसबुक ने खुद ही डिलीट कर दिया मेरा वो वीडियो। बोलने का मतलब ये है कि हर तरफ उन्होंने अपने लोग फैला रखे हैं। तो जो आवाज निकल रही है, 50 देशों ने अपनी प्रोटेस्ट जताया है, लेकिन वो प्रोटेस्ट भी बहुत फैलने से पहले उसको दबा दिया गया है। लेकिन आपके सवाल का जवाब, बाकी देश प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रही है, तो 50 देश ऐसे हैं। उनमें से एक आखिरी देश का बात बोलूंगा, जैसे वियतनाम है। वियतनाम के बारे में पता है क्योंकि मैं वियतनाम 7 साल से जाता हूँ, हर महीने कम से कम 7 दिन मैं रहता हूँ वियतनाम में। वहाँ मेरे सेंटर्स हैं, 7 साल हो गए मुझे जाते हुए, वहाँ हमारे पेशेंट्स हैं, हमारा वहाँ अच्छा काम चलता है। वियतनाम का अभी आप गूगल कीजिए, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, कि कितने लोग मारे गए थे वियतनाम, कितने लोग मरे हैं कोरोना से, तो 0 लोग मरे हैं, 0 लोग। वियतनाम में 15 जनवरी को कोरोना पहुंच गया था उनके आंकड़ों के हिसाब से, दुनिया के आंकड़ों के हिसाब से। वहां पे कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, वहां पे मास्क पहनना नहीं है। तो अब मैं आपको क्लू देता हूँ, वियतनाम की स्ट्रेटजी क्या थी कि हम चुपचाप अपने आप को अलग कर लेंगे। उन्होंने प्रोटेस्ट तो नहीं किया ओपनली, माडागास्कर की तरह, तंजानिया की तरह, स्वीडन की तरह, लेकिन उन्होंने चुपचाप अपने आप को इस पूरे षड्यंत्र से अलग कर लिया और अपने जो दिखावे के लिए 10 दिन का उन्होंने लॉकडाउन लगाया। लेकिन असली बात अंदर की थी, लॉकडाउन में सरकारी काम बंद हो गए और लोगों को बोला आपको मन है तो घर में रहिए, घूमने जाना घूमने जाइए, पिकनिक में जाना पिकनिक जाइए, लेकिन 15 दिन हम काम नहीं करेंगे। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ सर वियतनाम का। वियतनाम में हर साल कम से कम 15 दिन से लेकर 1 महीने की छुट्टी गवर्नमेंट देती है सभी को, अनिवार्य। और जब वो छुट्टी होती है तो सारे एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो जो मालिक है वो भरेगा, और मालिक खुशी खुशी भरता है कि ये मेरा एम्प्लॉय नहीं है, ये मेरे परिवार का हिस्सा है, इसको भी आराम करना है, इसको भी अपने घर के साथ साथ रहना है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जिस दौरान वो लॉकडाउन था, तो मैं मेरे जो पार्टनर्स हैं उनसे मैं जब बात करता था या व्हाट्सएप में वीडियो कॉलिंग में, तो मैं देखता था मानो ऐसे कि सब खुश हैं क्योंकि सब पिकनिक के मोड में है कि हमें छुट्टी मिल गई, जो कि वैसे भी उनको मिलती है। तो लेकिन यहाँ से दूर से आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वियतनाम ने भी लॉकडाउन कर दिया, देखो भाई वो भी WHO को फॉलो कर रहा है, जबकि असलियत बहुत अंदर जाएंगे तो पता चलेगा वो कुछ और है।
मैं ये बोलना चाह रहा हूँ एक आखिरी बात, जैसे कनाडा है, यूएस है, यूके है, कोई भी दुनिया का ऐसा एक देश नहीं है पूरे दुनिया का जिस देश में मास्क नहीं लगाएंगे तो आपको फाइन हो जाएगा या आपको डंडे पड़ेंगे। किसी भी देश में का फोटो आप दिखाइए जहाँ पे डंडे पड़ते हुए फोटो दिखे या फाइन का फोटो दिखे या फाइन का कोई खबर हो। तो पूरे दुनिया में भारत ऐसा देश है जहाँ डंडे पड़े और भारत ऐसा देश है जहाँ पे मास्क नहीं लगाने पे फाइन लागू किया गया। तो बोलने का मतलब है बाकी देशों ने लागू नहीं किया ये सारे नियम, यही उनका प्रोटेस्ट है। किसी ने साइलेंटली प्रोटेस्ट किया, किसी ने जग जाहिर किया, लेकिन उनकी न्यूज को दबा दिया गया। और फिर वो जिस तरह से फेसबुक और यूट्यूब, आप अभी जो फेसबुक में अभी आ रहा है, हो सकता है कल तक ये भी उड़ जाएगा वीडियो, तो वो दबाते जा रहे हैं। आपको हैरानी होगी, ट्रंप ने भी डब्ल्यूएचओ के खिलाफ बोला था 2 दिन पहले, तो ट्रंप का ट्विटर का जो वो जो बोला था वो भी उड़ा दिया, ट्रंप तक का उड़ा दिया। तो इतनी बड़ी लॉबी है कि ट्रंप का जो अपोजिशन पार्टी एक्चुअली उनकी लॉबी है ये। तो पहले सवाल का जवाब कि पूरा दुनिया में कुछ देश या कोई इंसान प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहा। हाँ, ऐसे देश हैं जो प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन प्रोटेस्ट करने के तरीके अलग अलग हैं। कोई ओपनली बोल रहा है, कोई साइलेंटली अपने आप को अलग कर ले रहा है, लेकिन उनकी बात हम तक क्यों नहीं पहुंच रही। आप तक, हम तक पहुंचने का जरिया क्या है? टेलीविजन ही तो है, अखबार ही तो है, लेकिन अखबार और टेलीविजन को खरीदा गया, आपको दिख ही रहा है कि वो सिर्फ डराने का काम कर रही है। तो वो ऐसा कोई न्यूज नहीं दिखाएगी जिससे आपका डर कम हो। तो और हम उड़ के वहां जा नहीं सकते क्योंकि उस पर इंटरनेशनल फ्लाइट पे रोक लगी है। तो जो भी आपकी आंखें देख रही है बाकी दुनिया को, वो टीवी की नजर से देख रही है, और टीवी की नजर से आपको वही दिख रहा है जो टीवी या जो डब्ल्यूएचओ आपको दिखाना चाह रहा है। तो ऐसा नहीं कि पूरे दुनिया में लॉकडाउन है। एक इंटरेस्टिंग बात, यूके में जब लॉकडाउन था उसमें एक प्रावधान था, लॉकडाउन में भी पिकनिक अलाउड है। लॉकडाउन में भी पिकनिक अलाउड है। सुनने में अजीब लग रहा है, मेरे पास सारे रिकॉर्ड्स हैं, इसलिए मैं ओपनली बोल पाता हूँ। कोई चैलेंज करेगा तो मैं रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ। जब लॉकडाउन था मार्च में, अप्रैल में, पिकनिक भी जा सकते थे, राइट। तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी, दौड़ने भी जा सकते थे, सारे काम कर सकते थे। और अगर कोई लॉकडाउन नहीं मानेगा तो कोई जेल नहीं होने वाला उनका। तो दिखावे के लॉकडाउन थे, ऐसे नहीं थे। यहाँ तो एक तरह से गुलामी का लॉकडाउन है। लाखों लोग मारे गए सड़क पे, उनकी तो गिनती नहीं है। जो लोग बेघर हो गए वो तो अनगिनत लोग हैं। जो लोग नौकरी से चले गए वो तो 60 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई, या फिर उससे ज्यादा लोगों की नौकरी चली गई। तो ऐसा पूरे दुनिया में सिर्फ एक ही देश में हुआ, और वो देश का नाम है भारत। अब आता है अगला सवाल कि ऐसे में हमें चुपचाप बैठना चाहिए। जाहिर सी बात है, चुपचाप बैठ ही नहीं सकते, क्योंकि हम एक जहाज में हैं, एक शिप में है, और इस शिप में एक डब्ल्यूएचओ नाम की ऑर्गेनाइजेशन कुछ लोगों की मदद से छेद कर रही है। जब छेद कर रही है तो शिप नीचे डूब रहा है, लेकिन जब नीचे डूब रहा है सबसे पहले वो लोग डूबेंगे तो शिप में नीचे, सबसे नीचे वाले स्तर में है जो गरीब लोग हैं। लेकिन हम हो सकता है थोड़े ऊपर हों, लेकिन हमारी डूबने की बारी आएगी। जो आज मजदूरों की हालत है वही कल हमारी हालत होगी अगर हमने आज आवाज नहीं उठाई तो। ये तो पक्का है। आज हम देख रहे हैं और फेसबुक में पोस्ट कर रहे हैं, बहुत दुख हुआ कि वहां पे रास्ते में जाते हुए वो गरीब मारा गया, या वो भूखा मर रहा है, या वो प्यासा मर रहा है, उसको डंडे पड़ रहे हैं, हमें दुख हो रहा है। लेकिन कल यही वाली कहानी हमारी होने वाली है। कल तो हम मरने ही वाले हैं। कल बिना कुछ किए मरने से अच्छा है कुछ करके करने से शायद हम बच जाएं। तो मैं स्ट्रांगली मानता हूं कि अगर कोई मौका है देश के लिए कुछ करने का, तो वो सही दिन सिर्फ और सिर्फ आज का दिन है, अभी का दिन है, यही सही दिन है। आज आप चुप बैठे, जरूर बैठे चुप, लेकिन कल जब आपको कुछ होगा तो देश देखेगा, उसी तरह दुख मनाएगा, फेसबुक पे पोस्ट करेगा जैसा आप आज कर रहे हैं। तो ये मेरा संदेश है। जो आपने तो एनकरेजमेंट दिया स्वामी जी की आप साथ में हैं, इससे हमारा जोश और हजारों गुना बढ़ गया है। और मुझे लगता है कि अब हम सब दिन रात अगर सोचें तो सिर्फ यही सोचें कि भारत देश को इस चीज से बाहर कैसे निकालें। नवंबर से पहले हम सड़क पे जाते थे, हम मूवी देखने जाते थे, मॉल में जाते थे, ये बड़ी बात नहीं लगती थी। लगता था ये तो हमारा पैदाइशी हक है। लेकिन अब यही चीज इम्पॉसिबल लगती है, हमें जिंदा रहना ही बड़ी बात लगती है। तो ये जो बदलाव आया है तो इसे कहते हैं गुलामी। तो हम आजाद पैदा हुए हैं, तो हम आजादी तो रहेंगे जब तक रहेंगे, और मरेंगे भी तो आजाद करेंगे। और ये जो ताकत है ये थोड़े से लोग हैं, बहुत लोग नहीं है। सत्ता से भी बहुत थोड़े से लोग होंगे, 2 3 4 5 बस। और बाकी लोग, उनको समझ नहीं आ रहा, वो कंफ्यूज है। क्योंकि वो कंफ्यूज है इसलिए जो भी उनको ऊपर वाले बोले जा रहे हैं वो करते जा रहे हैं। उनकी कंफ्यूजन को क्लियर कर देंगे तो वो सब भी हमारे साथी होने वाले हैं। क्योंकि जब ये भारत नाम का जहाज डूबेगा तो वो चाहे कितने भी ऊपर वाले पद में हो, अल्टीमेटली वो भी डूबने ही वाले हैं। तो बस उन कंफ्यूजन को दूर करना है। तो आखिर में ये इस सवाल के जवाब ये बोलूंगा स्वामी जी, ये एनकरेजमेंट है ना केवल मेरे लिए, हमारे साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनके लिए एनकरेजमेंट बात है। उन तक हम आपकी बात पहुंचाएंगे फेसबुक के माध्यम से कि आप जुड़ गए हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द हम वही वाला भारत देखेंगे जो दिसंबर महीने में था। हाँ, आपसे एक बार किसी ने प्रश्न किया था कि आपको जेल में डाल देंगे, आपको मार डालेंगे, तो आपके अंदर से भारत बोला था, अमृतस्य पुत्रः, मुझे मृत्यु से डर नहीं लगता। आपने जो जो बातें बताई हैं उनसे मैं पूरी तरह सहमत हूँ। अर्थतंत्र, शिक्षा तंत्र, उद्योग तंत्र, सामाजिक संरचना, धार्मिक, त्योहार, सांस्कृतिक, सब दृष्टि से प्रहार किया जा रहा है।
मंदिर बंद और मेरा खुल रहे हैं, मॉल को खोल रहे हैं। हमारा प्रजातंत्र मर रहा है, हमारे देखते देखते हमारा लोकतंत्र मर रहा है। इसलिए हमको सारी शक्तियों को एक साथ जागृत करना होगा। हमारे वेदों में, पुराणों में, दुर्गा सप्तशती में, आगम में, निगम में, अनुष्ठानों के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, मंत्रों के प्रयोग के द्वारा और साथ के अंदर, जैसे मैंने प्रारंभ में कहा था, एक विराट चेतना हमको आवृत किए हुए। परिपास आ प्लस वर्ण, ये पर्यावरण एक विराट सत्ता है, चैतन्य सत्ता है। और हमने नदी कर दिया, धरती को मार दिया, वनों को खत्म कर दिया, कितने कत्लकांड ये सब चल रहे हैं। और इसलिए इस कोरोना से बचने के लिए क्षमा मांगते हुए, प्रायश्चित करते हुए, तप करते हुए संकल्प करें, हम वैसा ही भारत बनाएंगे जो आज से हजारों वर्ष पहले था। और इसके लिए हमको संगठित होकर, क्योंकि संघे शक्ति कलौ युगे, संगठन की शक्ति कलयुग के अंदर, और साइंस और टेक्नोलॉजी की शक्ति होती है, अर्थ की शक्ति होती है, और आप जैसे मनुष्यों की शक्ति होती है। तो आप चिकित्सा के क्षेत्र में हैं, हम धर्म के क्षेत्र में हैं। मुझे खेती विज्ञान का अनुभव होता है कि आप इतना अपने यूट्यूब पर आकर अपनी बात को बता रहे हैं, पर सारे धार्मिक नेता क्या कर रहे हैं, धर्माचार्य क्या कर रहे हैं, प्रजातंत्र मर रहा है, शिक्षक क्या कर रहे हैं। इसलिए हमको समवेत रूप से होकर के ये जो नई शिक्षा नीति आई है उसकी न्यूनता को भी उनको बताएं, और किस प्रकार से यह भारत पुनः सशक्त, समर्थ और समृद्ध होकर के और जगत के रूप में प्रतिष्ठित हो। उसके लिए एक स्वर्णिम अवसर हो सकता है। और इसके लिए आप जैसे लोगों का अपने क्षेत्र में नेतृत्व हो, और अन्य अन्य क्षेत्रों से भी ऐसे मिलकर के मनीषी लोग, जागरूक लोग आगे आए। यही मुझे माँ भारती के प्रति वंदन है। मैं पुनः आपका हार्दिक बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, आपका वंदन करता हूँ। आपसे हमको बहुत प्रेरणा मिली, और विशेष करके आज की युवा पीढ़ी को आपसे बहुत बहुत प्रेरणा प्राप्त हो रही है। मैं यही संदेश देना चाहूंगा मेरे से जुड़े हुए सारे लोगों के प्रति। आप डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी हैं, उनके सारे साहित्य को देखें और उसको लेकर के अपने अपने क्षेत्र के अंदर हर स्तर पर इस विडंबना को, इस भ्रष्टाचार को, इस मूर्खता को, इस भेड़पने को, इस पाखंड का निवारण करें। कि वो मास्क है, उसके आपने पूरा वर्णन कर दिया, पर डरते डरते लोग लगा रहे हैं, मुंह पर लगा रहे हैं, उससे कोई वो वायरस रुकने वाला है नहीं, रुकता नहीं। तो ये कैसी विडंबना है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सरकार से प्रेरणा और प्रकाश देते रहेंगे। हम हमेशा आपके साथ में हैं, हम भी अपने स्तर के ऊपर इसका विरोध करते रहेंगे। और वास्तविक के अंदर जो वास्तविक प्रजातंत्र में, इसको आलोक तंत्र कहता हूँ, लोकतंत्र नहीं, हम आलोक तंत्र को प्राप्त करेंगे, जो भारतीय संस्कृति का एक आदर्श रहा है। आपके प्रति बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आपसे प्रेरणा प्राप्त करता हूँ, आपका अभिनंदन और वंदन करता हूँ। और सभी श्रोताओं दर्शकों के प्रति भी मैं बारंबार वंदन करता हूँ, उनके आभार है। ओम तत्सत परब्रह्मणे नमः। प्रणाम प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब और परम पूज्य स्वामी जी महाराज, और सभी समय साधकों का जो जुड़े, और अन्य जो श्रोतागण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं। और यूट्यूब पर ये प्रोग्राम है, फेसबुक पे भी लाइव है। और मैं एक और बात कहना चाहूंगा, मैं सभी श्रोताओं से, दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगा कि डॉक्टर विश्वरूप चौधरी की जितने भी प्रकाशन है और उनके भी जो वक्तव्य हैं, उन सबको देखें, क्रिटिकली देखें, आंख बंद करके नहीं, लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, और फिर उसके बाद में इस महान यज्ञ के अंदर जिसको हमारे डॉक्टर साहब कर रहे हैं उसमें अपना सहयोग प्रदान करें। ओम। स्वामी जी, एक बात ऐड करना चाहूंगा कि आप जो लोग इसके बारे में जागरूक होना चाहते हैं, जो भी हमें सुन रहे हैं, ये किताब आप इस वेबसाइट पे vishwarup.com/nicebook में जाएंगे तो फ्री डाउनलोड है, तो फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। आज इंग्लिश वर्जन है, कल तक हिंदी आ जाएगी, और अगले 10 दिन तक भारत के और भाषाओं में आ जाएगी, इंक्लूडिंग जर्मन में भी आएगी, वियतनामीज में भी आएगी। तो ये आप नोट कर लें, vishwarup.com/nicebook, तो यहाँ पे फ्री डाउनलोड है। नहीं तो अगर आप amazon.com में जाएंगे तो वहां तो पैसा देके खरीदना पड़ेगा। तो इसमें जाने से जितनी सारी बातें मैंने आज तक बताई हैं, और वो सारे सबूत के साथ इसके अंदर दिया हुआ है। और एक ही बात मैं जोड़ना चाहूंगा, सिर्फ एक सबसे महत्वपूर्ण बात इन सब में, पिछले 6 महीने में, कि नोवल कोरोना वायरस SARS-CoV-2 नया वायरस है, ऐसा एक भी एविडेंस दुनिया में नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। जब ये वायरस ही नया नहीं है, इसका मतलब यहीं से इसकी चाबी है कि नया है इसीलिए पेंडेमिक है। जब नया नहीं है तो पेंडेमिक नहीं है, तो सारा खेल खत्म है। तो खैर, ये आपने अब तक नोट कर लिया होगा, ये रिकॉर्डिंग में भी चला गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पढ़ेंगे और इसका फीडबैक देंगे, और इससे ही आपको आइडियाज मिलेंगे कहीं से कहाँ तक पहुंचना है, लॉजिकली कैसे समझना है। जी, एक प्रश्न और मेरे साथ में स्वामी समानंद जी पूछना चाहते हैं। आपसे एक प्रश्न पूछना है। आपने जो सारी पिक्चर पोर्ट्रे की है वो करीब करीब पूरी नेगेटिव पिक्चर जा रही है, जिससे सरकारी तंत्र चल रहा है। परंतु आप क्या इसमें कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे कि भारतीय सरकार, भारत की जो सरकार है, वो इसके लिए कोई कदम उठा रही है, या एकदम ही जीरो? आपके हिसाब से तो इसको 0 नंबर दिए गए हैं, तो आप इसको कहाँ रैंक कर रहे हैं, जिस दृष्टि से आप इस पूरे परिप्रेक्ष्य में आप सारे प्रकरण को ले रहे हैं? हाँ, ये कदम उठाने की बात तब है जब कोई असली प्रॉब्लम हो। जहां पे प्रॉब्लम क्रिएटेड है, बनावटी है, तो उसमें कदम क्या उठा रहे हैं। कदम उठाने की बात तब होगी जब कोई विपदा आ गई है, अब हम कैसे लड़ें। विपदा आई नहीं है, लेकिन हम उससे डरा के लड़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल,
मान लो आप सिनेमा हॉल में जाते हैं एक डरावनी मूवी देखने, भूत की मूवी, जब भूत की मूवी आप देख रहे हैं तब आपको डर लग रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि वहाँ भूत नहीं है, सब कुछ की कहानी सुनाई जा रही है। तो जो भी कुछ आपको दिख रहा है वो एक कहानी है, वो असली में नहीं है, असली में वो नहीं है। रहा सवाल नोवल कोरोना वायरस का, सार्कोव-2 का, ये एक वायरस है जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में सालों से है। पुराना वाला कोरोना वायरस था, ये नया वाला भी सालों से। ये अभी आया है या वुहान से आया है या दिसंबर में आया है, ऐसा एविडेंस मेडिकल साइंस में नहीं है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, ऐसा सिर्फ टीवी में बोल रहे हैं, WHO बोल रहा है। आप WHO को बोल रहे हैं कि जो आप बोल रहे हैं कहीं लिखा हुआ दिखा दो, तो ऐसा है नहीं कहीं। तो आपके सवाल के जवाब में कि ये कोई विपदा नहीं है जिसके लिए भारत सरकार को कोई तैयारी करनी पड़ेगी। वो तैयारी तो इस बात की कर रहे हैं कि कैसे करके ये जो हमने षड्यंत्र बनाया है ये बना रहे लंबे समय तक, उसकी तैयारी चल रही है। क्वारंटाइन सेंटर के नाम पे चल रही है, PPE किट के नाम पे चल रहा है, या फिर जो वेंटिलेटर ले रहे हैं, वेंटिलेटर तो मौत का सामान है, वेंटिलेटर में कोई भी जाएगा तो वापस कहाँ आता है तो इस हालत में आता है कि वो आधा मुद्दा ही होता है। तो तैयारी कुछ नहीं है, तैयारी की जरूरत ही नहीं, क्योंकि एक ऐसा भूत है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जो चीज एग्जिस्ट करेगी, कोई नया खतरा तो ही तैयारी करते हैं। मान लो सही में मैंने बताया कि एक टाइगर आ गया, एक शेर आ गया गांव में, और उसको मारने की छोटी बड़ी तैयारी चल रही है, वो एक अलग बात है। लेकिन कोई आया ही नहीं और हम बताएं कि देखो उस पेड़ के ऊपर भूत है, उधर मत जाना, और हम आसपास तैनात करते हैं बहुत सारे पुलिस वाले कि भूत को पकड़ने के लिए, जबकि उनको खुद ही पता है कि वो है नहीं, रियलिटी है कि वो है नहीं, और वो ऐसा कोई थ्रेट नहीं है। और नोवल कोरोना वायरस हमारे अंदर पहले से ही है, राइट। जो चीज पहले से ही है, पिछले साल हमें तंग नहीं किया, उससे पिछले साल तंग नहीं किया, तो इस साल क्यों तंग करेगा। हमने तो अभी तक आज की डेट पर, आज है 1 अगस्त तक 12,000 या 12,500 पेशेंट देख लिए पिछले 2 महीने में, 12,500। तो मैं उन सारे पेशेंट्स के एक्सपीरियंस को देख के मैं बता सकता हूँ पिछले साल जो मैंने पेशेंट देखे थे उससे ये पेशेंट अलग नहीं है किसी भी मामले में। तो नया कुछ नहीं है, सिर्फ एक कहानी है जिसको बार बार हम, जितनी बार मोबाइल में फोन आता है उतनी बार आपको डराया जाता है। इंसान लॉजिक से काम नहीं करता है, कॉमन सेंस से काम नहीं करता है, इंसान रेपिटेशन से काम करता है। जो चीज बार बार सुनाई जाए, जो चीज बार बार दिखाई जाए, इंसान उसी चीज से कंट्रोल्ड है। तो लॉजिक का तो सवाल ही नहीं है, लॉजिक की जरूरत ही नहीं है। बार बार एक ही चीज उसको बोलते जाओ, कुछ देर बाद वही उसको सच लगने लगेगा। तो जवाब यह है कि भारत सरकार अगर कुछ कर रही है तो अपने षड्यंत्र को बचाने का, लंबे समय तक उसको संजो के रखने का, और अपने उसके अंदर का हिडन पूरा करने के लिए काम कर रही है। अब मेरे साथ में स्वामी योगेश्वरानंद गिरी जी भी हैं, वो भी कुछ आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, हम आपको महीनों से फॉलो कर रहे हैं और बिल्कुल सीरियसली आपको सुनते हैं वीडियोस वगैरह। ये कहानी तो चाइना के वुहान शहर से चालू होती है, और वुहान शहर मतलब एक कम्युनिस्ट लॉबी चाइना हम मानते हैं, जो डेमोक्रेसी या कैपिटलिस्ट लॉबी से नहीं आता है। वुहान से शुरू होकर के ये कहानी पूरे विश्व में फैलती है। और अब आजकल परिस्थिति ये है कि मुंबई जैसे शहर हैं, बंगलोर जैसे शहर हैं, जहां हमारे कुछ परिचितों की भी मृत्यु हो रही है और वो कोरोना से बताई जाती है। तो ये जो लोग मर रहे हैं, जाने पहचाने लोग भी हैं, कुछ इसमें से आपने देखा, कुछ हमारे पुलिस वालों को भी मतलब मीडिया ने हाईलाइट किया कि ये ड्यूटी करते हुए शहीद हुए हैं वगैरह वगैरह। तो क्या ये सारा इतना जो विश्व स्तर पर लगता है, ये पूरा का पूरा इतना बड़ा फर्जीवाड़ा आपको लग रहा है? इट्स ऑल मींस फॉल्स। हाँ, देखिए इसमें दो बात है। एक तो भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, फिर वर्ल्ड लेवल पे बात करते हैं। आपने 2 सवाल पूछे एक सवाल में। भारत के कॉन्टेक्स्ट में जो लोग मर रहे हैं उसकी जो सच्चाई क्या है, मैंने पिछले महीनों बहुत ही क्लोजली इस चीज को देखा है, क्योंकि मैंने अभी बताया 12,500 तो पेशेंट हमारे पास ही हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना क्लोजली मैंने देखा, शायद ही किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी बड़े से बड़े हॉस्पिटल ने देखा होगा। उन सबके आंकड़े हैं, उनमें से 10% के आंकड़े इसके अंदर है, उनके पूरे नाम वगैरह के साथ आप देख पाएंगे, पूरे अंदर आंकड़े उनके फोटो के साथ सब कुछ है हमारे पास। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो लोग मर रहे हैं भारत की धरती में, आप या मैं अगर मरते हैं आज की तारीख में, तो भारत में ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 2 महीने पहले नया गाइडलाइन दिया था। उस गाइडलाइन का मतलब ये कि आज की तारीख में, अगर मैं लिटरल सेंस में बात करूं, ब्रॉड सेंस में बात करूं, कोई भी अगर भारत की धरती में मरेगा तो उसमें सर्टिफिकेट में लिखना है डेथ बिकॉज ऑफ कोरोना, चाहे फिर उसका कोरोना नेगेटिव टेस्ट भी आए, मौत से पहले भी मौत के बाद भी कोरोना नेगेटिव आए, तब भी लिखना है कोरोना से मौत हुई है। तो ये सुनने में आपको लगता है ये कैसे हो सकता है, ये तो मैं मान ही नहीं सकता। तभी मैंने इंसिस्ट किया कि आप इस बुक को पढ़िए, इसमें मैंने रेफरेंस दिया है, वो रेफरेंस का लिंक मैंने वेबसाइट में डाला है, और वहां पे जाएंगे तो ICMR का गाइडलाइन खुद ही पढ़ लेंगे। भारत की धरती में कोई भी इंसान मरेगा, यहाँ तक कि अभी एक्सीडेंट से मरा और उसको ले गए और उसका टेस्ट किया, कोरोना पॉजिटिव आया, तो चलो ये कोरोना से मर गया। और अगर हार्ट अटैक से मरा और टेस्ट किया, कोरोना नेगेटिव आया, तो भी लिख दिया कोरोना से ही मरा है। तो कोरोना पॉजिटिव आया तो कोरोना लिखना है, कोरोना टेस्ट में कुछ भी नहीं आया तो भी कोरोना लिखना है, और नेगेटिव आया तब भी लिखना है। सिर्फ ये देखना है कि मरते वक्त उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हुई क्या, उसके हार्ट में कोई दिक्कत हुई क्या। दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान है जिसको मरते वक्त ब्रीदिंग में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी या हार्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 ही चीज तो बंद होती है, हार्ट और ब्रीदिंग। यही 2 नियम लगाए हैं ICMR ने। तो जो लोग मर रहे हैं वो कैसे भी मर रहे हैं, और आप जो बोल रहे हैं या हम सब जो बोल रहे हैं कि हमने देखा टीवी में पुलिस कर्मियों का, तो टीवी वही आपको दिखाएगा जो उसको आदेश होगा, बस वही दिखाएगा। मैं तो यही बोल रहा हूँ। और
जो रिलेटिव भी मरते हैं। आप देखिए हम रोज पेशेंट से डील करते हैं और ये अनिवार्य कर दिया गया, आपको पता ही है हॉस्पिटल में कोई भी जाएगा तो सबसे पहले कोरोना टेस्ट करेंगे ही करेंगे। और अब तो ऐसा लगता है कि हॉस्पिटल के आसपास भी भटकेंगे तब भी पकड़ के कोरोना टेस्ट ना कर ले, राइट। तो और कोरोना टेस्ट करेंगे तो चांसेस हैं 10% चांसेस हैं कि कोरोना पॉजिटिव आएगा ही आएगा। आप रैंडमली 100 लोगों को ले लीजिए और कोरोना टेस्ट कीजिए, 100 में से 10 कम से कम 10 लोगों का आएगा, रैंडमली कीजिए तब भी आप, क्योंकि वो टेस्ट बना ही ऐसे, वो टेस्ट जो है इसीलिए वो अप्रूव टेस्ट नहीं है, उसको अप्रूवल मिला नहीं अभी तक। ये भी एक अजीब बात है, अप्रूवल नहीं है तब भी कैसे टेस्ट चल रहा है, लेकिन अप्रूवल साइंटिफिकली नहीं मिला है। एफडीए में देखेंगे तो लिखा है नॉट अप्रूव, ये नॉट अप्रूव टेस्ट है, क्योंकि इस टेस्ट का नतीजे पे हम भरोसा नहीं कर सकते। तो जो लोग मर रहे हैं, क्योंकि हर साल लोग मरते ही हैं, निमोनिया से लोग मरते ही हैं, 1.5 लाख लोग पिछले साल भी मर रहे हैं, निमोनिया से हर साल मरते हैं। इस साल जब वही लोग मर रहे हैं तो उनको बोल दिया कोरोना से मर रहे हैं, और हमें और आपको लग रहा है देखो भाई कोरोना से मर रहे हैं। ये तो वही बात, लोग क्यों मर रहे हैं, 2 कारण से मर रहे हैं। एक तो किसी भी कारण से मरेंगे तो गाइडलाइन चेंज हो गया तो कोरोना का एक आंकड़ा बढ़ गया। दूसरा, हॉस्पिटल का जो WHO का प्रोटोकॉल है वो सारे प्रोटोकॉल मैंने दिया है, और वो प्रोटोकॉल है एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स का, रेमडेसिविर है, लेपनोविर है, जितने सारे ड्रग्स हैं वो सारे एक्सपेरिमेंटल है। इससे पहले वो ड्रग चूहों पे दिए गए, कुत्तों पे दिए गए, बंदर पे दिए गए, और उनमें से काफी सारे जानवर पहले 1 महीने के अंदर ही मर गए। तो वही ड्रग्स तो अभी दिए जा रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स से मर रहे हैं, ड्रग्स से मर रहे हैं, इसीलिए कई सारे देशों में वो ड्रग बैन है। अभी जो फेवी फ्लू ड्रग आया पिछले महीने 103 रुपए का, वो जापान से यहाँ आया है, और जापान ने उस ड्रग को अपने ही देश में बैन किया हुआ है, जबकि जापान एक ऐसा देश है जिसने लॉकडाउन नहीं लगाया। जापान एक ऐसा देश है जिसमें सबसे पहले कोरोना पहुंचा चाइना के बाद, और एक ऐसा देश है जिसने लॉकडाउन नहीं लगाया। उस देश ने अपने ही दवाई को अपने ही देश में बैन किया हुआ है, जबकि वो दवाई जिस कंपनी की, उसका मालिक जापान के प्राइम मिनिस्टर का खास दोस्त है, उसके बावजूद भी वो बैन ड्रग भारत में है। अब उस ड्रग को खाएगा कोरोना के नाम पे कोई, उसकी डेथ हो जाएगी तो बोलेगा ये कोरोना से मर गया, जबकि असलियत तो ये है कि वो उस बैंड ड्रग से मरा है। तो 2 कारणों से मर रहे हैं, वो जो प्रोटोकॉल ऑफ WHO और दूसरा ICMR की गाइडलाइन बदल गए। ये सारे के प्रमाण इसमें है, मैंने आपको बताया। अब बाहर चलते हैं। बाहर की बात ये है कि बाहर की दुनिया की बात, मान लो यूएसए की बात करते हैं, यूएसए की CDC, सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल में जाएंगे तो 3 महीने पहले जो ICMR ने गाइडलाइन बदले थे वही वाले गाइडलाइन वहां कर दिए कि कोई भी अगर पेशेंट का ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी और हार्ट में कोई दिक्कत आपको लगेगा डॉक्टर को, तो वो कोरोना पॉजिटिव लिख सकता है, चाहे उसका कोरोना नेगेटिव टेस्ट आए तब भी, कोरोना नेगेटिव टेस्ट आए तब भी, डॉक्टर का मन करेगा तो। अच्छा, डॉक्टर का मन क्यों करेगा? क्योंकि वहां पे प्रावधान है, अगर कोरोना की ट्रीटमेंट करते हुए कोई पेशेंट मर जाएगा तो डॉक्टर को $40,000 मिल जाएंगे। अब मान लीजिए आप डॉक्टर हैं, पेशेंट मर गया है, तो आपका मन करेगा ना मैं कोरोना लिख दूं, पेशेंट तो मर ही गया है, $40,000 तो ले लूंगा मैं। तो ये सारी बातें तभी पता चलेंगी जब आप उस CDC के साइट पे जाएंगे, उनको देखेंगे, या मेरे पूरे दुनिया में डॉक्टर्स हैं काफी सारे दोस्त अलग अलग देशों में, तो उनसे जो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन लेंगे तभी पता चलेगा। इन्फॉर्मेशन लेकिन लेने के 2 तरीके हैं, या तो हम टीवी देखें, वो जो है वही विश्वास करते हैं, या फिर वहाँ रियलिटी में क्या हो रहा है वो देखें। तो रियलिटी में क्या हो रहा है वो देखने का उतना भी पॉसिबिलिटी आपके पास या ज्यादातर लोगों के पास नहीं है, बिकॉज हम वहाँ जा नहीं सकते, राइट। तो दुनिया में थोड़े से देश हैं जहाँ पे खूब सारे मौतें हो रही हैं, एक्चुअली खूब सारे मौतों का आंकड़ा है, वो थोड़े से देश हैं। वो जैसे मैच फिक्स हो जाता है ना, मैच फिक्स, एक मैच फिक्स पहले से हुआ है, उसी को दर्शक देख रही है और सोच रही है कि वो उसी वक्त अपने आप ही हो रहा है। उसी तरह से मैच फिक्सिंग वाला ये सिस्टम है। ये मैच फिक्सिंग का पूरा खेल क्या है वो समझाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, तभी मैं बोल रहा हूँ कि ये किताब पढ़ेंगे तो मैच फिक्सिंग कैसे हुआ है, कौन कौन से देशों ने किया, किस तरह से किया है, वो सारा सबूतों के साथ। बिकॉज बिना सबूत के बोलेंगे तो याद रखिए अभी एपिडेमिक एक्ट लगा है भारत में, तो ऐसे में मेरे जैसा आदमी तो जेल में ही होगा। इसलिए मैंने सबूत सारे डाले हैं, आप देखिएगा आपको इन सारे सवालों के जवाब गहराई से मिल जाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने जैसे कहा कि अमेरिका में तो डेथ डिक्लेयर करने के लिए डॉक्टर को $40,000 मिल रहे हैं, भारत के अंदर ये डेथ डिक्लेयर करने के लिए क्या हमारे भारत के डॉक्टरों को भी कुछ मिल रहा है पैसा, सरकारी और प्राइवेट दोनों को? देखिए इसमें अब यहाँ पे हमने जहाँ तक सुना है कि पर पेशेंट कोरोना पर पेशेंट जो हॉस्पिटल्स पे जो मिलता है 1.5 लाख रुपए पर पेशेंट कोरोना की, लेकिन अभी मैंने वर्ड यूज किया सुना है, तो जिनसे सुना है वो मेडिकल कॉलेज के हमारे जो साथी हैं उनको मैंने बोला कि आप लिखित में कहीं दे दो ताकि मैं एक रेफरेंस डाल दूं। लेकिन ये जरूर है कि कोरोना के नाम पे गवर्नमेंट सपोर्ट करती है हॉस्पिटल्स को कि भाई पर पेशेंट आपको 1.5 लाख रुपए देंगे, सैंक्शन करेंगे, या 2 लाख रुपए सैंक्शन करेंगे। तो ये इस तरह का एक प्रावधान भारत में भी है। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये प्रावधान है, वो 1.5 लाख रुपए आपको सरकार से वसूलने हैं, तो आपको कोरोना पेशेंट दिखाएंगे तभी वसूल कर पाएंगे, ऐसा तो वसूल कर नहीं पाएंगे। लेकिन एक्जैक्टली वो 1.5 लाख है या 2 लाख है या 1 लाख है, ये सारी चीजें मैंने मंगवाए हैं, जैसे मुझे मिलेंगे एग्जैक्ट चीजें मैं आपको और बताऊंगा। मान लिया डॉक्टर साहब कि चलिए ये चीजें अभी आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप जिस फैटर्निटी को बिलोंग करते हो, मान लीजिए एलोपैथी आपके खिलाफ हो सकती है, होम्योपैथी आपके खिलाफ, लेकिन आप आयुर्वेद को बिलोंग करते हो, तो आयुर्वेदिक की लॉबी से कुछ डॉक्टर्स आपके सपोर्ट में क्यों नहीं दिख रहे हैं, खुल करके क्यों नहीं दिख रहे हैं? हाँ देखिए, मैं इसका एक इंस्टेंस बताता हूँ। 15 जुलाई को हमारा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक आयुर्वेदा में, मेरा एक लेक्चर हुआ वहाँ पे। तो वहाँ पे लेक्चर हुआ तो आपको तो पता ही है, मैं बहुत सीधी सिंपल सी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बोलता हूँ
और उसी दिन हमने वहाँ पे ये किताब भी लॉन्च कर दी। तो उसके बाद आयुष मंत्रालय का नोटिस आया उनको, जिन डॉक्टरों ने मेरा वहाँ पे लेक्चर कराया, और कहा कि ये जो फोटोग्राफ्स वगैरह हैं लेक्चर के, ये यूट्यूब में डालने से मना करें, और आप भी आयुष मंत्रालय को पहले पूछें और तभी कोई एक्टिविटी करें। और जब पूछेंगे और एक्टिविटी करेंगे तो जाहिर सी बात है कि इस तरह के वो आयुष मंत्रालय कोई भी एक्टिविटी होने नहीं देगा जहाँ पे इस तरह का डिबेट हो या इस तरह के ब्रेनस्टॉर्मिंग हो। तो आयुर्वेदिक डॉक्टर भी जो है वो मंत्रालय के कंट्रोल में सीधे सीधे है। इसका तो एक्सपीरियंस मैंने खुद ही देखा है। दे आर डायरेक्टली इन कंट्रोल ऑफ मंत्रालय, और अगर मंत्रालय के इधर उधर जाएंगे, खुल के सपोर्ट करेंगे, तो उनको अपना आयुर्वेदिक का जो लाइसेंस है वो मंत्रालय से या तो खोना पड़ेगा, या इसका मतलब है कि वो मंत्रालय के खिलाफ जा रहे हैं। तो ऐसे में वो सेफली ये सोचते हैं कि क्यों इतना खिलाफ करें, हमें तो उनके अंडर काम करना है। तो जितने भी मेरे दोस्त हैं डॉक्टर जो चाहते भी हैं खुल के आने का, लेकिन और जब आते भी हैं, एक और मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ, डॉक्टर नीलेश पाटिल महाराष्ट्र से हैं, उनकी वाइफ है, दोनों डॉक्टर हैं, डॉक्टर पल्लवी पाटिल। इन्होंने भी ये 3 स्टेप टू डाइट यूज किया। उन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट से पहले 4 पेशेंट लिए, उनको 3 दिन में ठीक करके वापस कर दिया। फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 20 पेशेंट उनसे लिए और उनको 2 दिन में 60% पेशेंट को ठीक किया, कोरोना नेगेटिव भी किया और ठीक भी कर दिया। और हमने सोचा, और इसी तरह से बिना दवाई के, और क्वारंटाइन सेंटर में अपने बच्चे को ले जाते थे वो, क्योंकि उनको पता था कोरोना ऐसी कोई महामारी नहीं है जिससे एक दूसरे को होता है जैसा वो दिखावा कर रहे हैं। तो हमने सोचा, डॉक्टर, ये जलगांव की बात है, पिछले महीने की, जून महीने की, तो कि हमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट से शाबाशी मिलेगी डॉक्टर नीलेश को, डॉक्टर पल्लवी को, कि बिना दवाई के 2-3 दिन में बिना पैसे के ठीक किया। यहाँ तक कि ठीक करते वक्त जो पैसे, जो नारियल पानी और मौसमी का जूस वगैरह लगा, वो भी अपने जेब से लगाया। जो दूसरा टेस्ट करना था उसका पैसा भी अपने जेब से लगाया, और ठीक करके रिपोर्ट उनके अनुसार हमने दे दिया। वो रिपोर्ट मैंने इसमें छापा है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का रिपोर्ट। बदले में उनको क्या मिला? बदले में महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल से एक उनको नोटिस मिला कि जिस प्रकार आपने ठीक किया, दोबारा अगर ऐसी ही गलती करेंगे, ठीक करने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है कि सर्टिफिकेट जो है आपका, मेडिकल सर्टिफिकेट, उससे आपका हाथ धोना पड़े। तो ऐसा जब एक धमकी मिल गई तो जाहिर सी बात है उनका प्रैक्टिस छूटने की, मतलब दाना पानी का सवाल हो गया। तो जरा सोचिए, ऐसे में आप अगर होते तो आप क्या करते? तो ऐसा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपके सवाल का, कि कई सारे डॉक्टर्स ने खुल के आने की कोशिश की, और जैसे ही आने की कोशिश की, थोड़ा भी हाईलाइट हुए तो उनको वहीं का वहीं दबा दिया गया। ऐसे मैंने 2 उदाहरण दे दिए आपको, लेकिन ऐसे मैं चाहूँ तो और 10 उदाहरण दे सकता हूँ। तो ये कारण हो रहा है, इस तरह से उनको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत आभार है आपका। मेरा अंतिम एक जिज्ञासा है कि वर्तमान में केंद्र में जो सत्ता में है वे देशभक्त, संस्कृति भक्त हैं, वे फिर इस षड्यंत्र के चंगुल में कैसे फंस गए, और वे आपकी बात को क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? हमारे प्रधानमंत्री, बीजेपी के लोग, इन तक की बात हम कैसे पहुंचाएं, आप ये बताइए हमको। वो हो सकता है कि उनके ऊपर कोई दबाव हो, इंटरनेशनल दबाव हो, जिसकी जानकारी हमें या जिसकी सोच भी हमें ना हो, क्योंकि हम उतने हाई लेवल पे सोच हमने कभी देखा नहीं उस तरह की दुनिया। लेकिन हो सकता है हमारे प्रधानमंत्री भी कोई दबाव में हो, इंटरनेशनल प्रेशर में हो किसी ना किसी प्रकार से, जिसकी वजह से ना चाहते भी वो एक्शन, ये जो भी कुछ हो रहा है, देना पड़ता है। अगर हम ये सोचें कि उनको कुछ पता ही नहीं है, ऐसा नहीं है। उनको कुछ पता ही नहीं है कि जो भी कुछ हो रहा है वो अनजाने में ही WHO जो भी बोल रहा है करते जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सारा कुछ उनको बिल्कुल पता है। उसका एक सबूत मैं दे सकता हूँ। सबूत ये कि जब मार्च महीने में ये सब कुछ हो रहा था, या अभी भी हो रहा है, तो मार्च महीने में उन्होंने नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, इनको बंद क्यों कर दिया? सारे मेडिकल कॉलेज, नेचुरोपैथिक हॉस्पिटल, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल को मना कर दिया कि आप कोरोना के पेशेंट को छोड़ोगे नहीं। उस वक्त भी और आज भी कोरोना का कोई दवा तो है नहीं। तो जब इजाजत मिली एलोपैथी को ठीक करने की, इजाजत मिली, एक्सपेरिमेंट करने की इजाजत मिली, तो आयुर्वेद को क्यों नहीं मिली? और एलोपैथी के एक्सपेरिमेंटल ड्रग को भी इमीडिएट अप्रूवल मिला, जबकि आयुर्वेद को बोला कि अगर आपका कोई दवा लॉन्च करना है तो कम से कम 4 साल आप इस पे रिसर्च करोगे, तभी लॉन्च करोगे कोरोना की दवा। 4 साल रिसर्च करके, ये तो रादर देन ये बोलना कि आप करोगे नहीं, एक ऐसी कंडीशन लगा दी जो कंडीशन फुलफिल ही नहीं हो सकती। हमारे बहुत सारे आयुर्वेदिक दोस्त हैं जो दवाइयों पे बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट करके नए, उन्होंने भी आयुर्वेदिक दवाई निकाली, लेकिन जब आयुष मंत्रालय में लेके गए कि हमने भी दवाई निकाली जिनके साइड इफेक्ट नहीं है, उनको बिल्कुल बोल दिया चुपचाप बैठ जाओ, आपको ये दवा 4 साल बाद ही अप्रूवल मिलेगी। 4 ईयर्स, कम से कम 4 से 8 साल। तो अगर हम ये सोचें कि प्रधानमंत्री जी को कुछ पता ही नहीं है और वो तो चुपचाप एक बच्चे की तरह WHO जो बोल रहा है वैसा मानते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर, क्योंकि वो खुद ही आयुर्वेद से या नेचुरोपैथ से या योगा से बिलोंग करते हैं, क्योंकि वो खुद ही अपने लाइफस्टाइल में इन चीजों को अपनाया हुआ है। तो ऐसे में जब भारत में कोई विपदा आई है, अगर आती सही में आई है ऐसा मान लेते हैं, तो फिर उनको ये चाहिए था कि हमारी जो अपनी संस्कृति है कम से उनको रोके ना। आयुर्वेदाचार्य को बोलते आप भी कोशिश करो ठीक करने की, नेचुरोपैथी वाले डॉक्टर बोलते आप भी कोशिश करो, और एलोपैथी बोलते आप भी कोशिश करो, सब लोग कोशिश करो, सब लोग सोल्यूशन दो, और उनमें से जिसका सोल्यूशन अच्छा लगेगा वो हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उन्होंने नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा को बिल्कुल रोक दिया। उनके इवन हेड ऑफ डिपार्टमेंट, बड़े से बड़े आयुर्वेदाचार्य को छुट्टी दे दी कि आप तो 2 महीने तक दिखाई मत देना, कहीं आसपास दिखना भी नहीं, इस तरह से दे दिया। तो इससे साफ ये जाहिर होता है कि कुछ इंटेंशन रहा होगा
तो ऐसा क्यों किया, क्या मकसद हो सकता है, कौन सा प्रेशर हो सकता है, ये मुझे नहीं पता, कि आने वाला समय जरूर बताएगा, लेकिन प्रेशर होगा और जानबूझ के हुआ है, अनजाने में नहीं हुआ है, ये मैं बता सकता हूँ। डॉक्टर साहब, आप जैसे बता रहे हैं इतने बड़े, मतलब इसको तो षड्यंत्र ही माना जाए, तो क्या आप हिंदुस्तान की जुडिशरी को भी डाउट में लेते हो? क्या एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट में लिया जाए, भारत के जनता जनार्दन के हित में इस तरह का लिटिगेशन करे कोई, तो आपको जुडिशरी पर भरोसा है कि नहीं? देखिए, अभी तो कोई कारण नहीं है भरोसा होने के अलावा, ये तो भी एक बात कि हम भरोसा नहीं है तो हम कुछ करेंगे नहीं, और भरोसा है तो कम से कम PIL करेंगे, उसका रिजल्ट अच्छा भी आ सकता है, खराब भी आ सकता है, लेकिन करें तो सही, ये तो एक मत है, करना तो चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हमने PIL करने की कोशिश की, बल्कि PIL की भी थी। ये बात है अप्रैल महीने की, मैंने किताब लॉन्च की थी, इस किताब का नाम है कोरोना द स्कैंडल ऑफ द मिलेनियम। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे पे मैंने किताब लॉन्च की थी, कोरोना द स्कैंडल ऑफ द मिलेनियम। ये किताब अगर आपको पढ़ना है तो विश्वरूप.com/कोरोना पे जाएंगे तो किताब का PDF मिल जाएगा कई भाषाओं में। तो तब क्या हुआ कि चेन्नई के एक लॉयर ने वो किताब डाउनलोड कर लिया, सारे सबूत ले लिए, और लेके उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट, वहाँ के हाई कोर्ट में PIL दाखिल कर दिया, और दाखिल करने के बाद कोर्ट का उनको आया कि भाई कोर्ट इज नॉट ए डॉक्टर, हम डॉक्टर नहीं है, इसलिए जो भी चीज आप ये बता रहे हो, ये सारी चीजों को सुनवाई यहाँ नहीं हो सकती, आप ऐसा करो, ये सारी चीज उठाओ और जाओ ICMR के पास, उनसे ही आप दरखास्त करो। तो जिन लोगों जो षड्यंत्र के पार्ट हैं उन्हीं के पास कोर्ट ने भेज दिया। ये हुआ एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, एक कोलकाता के डॉक्टर है, डॉक्टर गुहा, जो एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, जिन्होंने बड़े बड़े PIL पहले किए और सक्सेस भी हासिल की। उन्होंने भी PIL दर्ज किया था, अप्रैल महीने में दर्ज किया था, और दिल्ली हाईकोर्ट में, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में किया था। तो उनके पास ये रिजल्ट, उनके पास भी जवाब कोर्ट ने दिया, अप्रैल महीने की बात है, अब पता नहीं जवाब क्या देंगे, कि कोर्ट इज नॉट डॉक्टर, कोर्ट में हम लोग डॉक्टर नहीं, हमें नहीं पता, आप जो भी बोलना चाहते हो ICMR के पास जाओ, उनसे ही आप दरखास्त करो, उनसे मीटिंग करो। तो ये तो दो जवाब है जो कि मेरे सामने की बात है। तो अब मैं अगर ये बोलूँ कोर्ट भी दबाव में है, तो ये तो सर्कमस्टेंशियली बोल सकता हूँ, या ये इमेच्योर बात हो भी सकती है, लेकिन मैं इसी मत में हूँ कि हम एविडेंस लेके एटलीस्ट PIL हम लोग अलग अलग जगह पे करें, और अगर करते रहेंगे तो लोगों की आंखें खुलेंगी, तो आगे कुछ गुंजाइश है, कुछ करेंगे ही नहीं तो पक्का ही कुछ नहीं होगा, ये कुछ श्योर शॉट है। ठीक है, आपका बहुत बहुत आभार है, आपने इतना अपना अमूल्य समय हमको, हमारे साधकों को, दर्शकों को, श्रोताओं को प्रदान किया, और आपकी बात को हम समझ करके और भी आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।